हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 14 युग और मैं कविता पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं नरेंद्र शर्मा जी। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई, मतलब उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स तक पढ़ाई की थी और उनके कॉलेज का नाम था प्रयाग विश्वविद्यालय। उसके बाद वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े हुए। सक्रिय मतलब वो वहाँ पे कार्य भी करते थे। आकाशवाणी में विविध भारती नाम का एक कार्यक्रम आता है, जो कि अभी भी आता है, तो उसमें वो कार्य करते थे। उनका नाम प्रगतिवादी काव्यों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। मतलब उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में लिया जाता है। नरेंद्र शर्मा के जीवन का विकास भी सुमिता नंदन पंत की तरह 3 युगों में रहा। मतलब 3 युगों में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी थी, सुमिता नंदन पंत की तरह, पंत जी की तरह। जैसे कि पहले उन्होंने प्रेम और विरह, छायावादी गीतकार है। प्रेम और विरह, जो छायावादी कवि है उसमें आप देखोगे कि वो उन्होंने प्रेम और विरह मतलब वियोग में, किसी के वियोग में कविता लिखी। उसके बाद वे प्रगतिवादी कवि के रूप में रहे। प्रगतिवादी कवि अर्थात कि ऐसे कवि जो आधुनिक समस्याओं को अपनी कविता में बताते हैं और उन समस्याओं से किस तरह से मनुष्य निपटे या किस तरह से आगे बढ़े, उसके बारे में कहते हैं। उसके बाद अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में भी उन्होंने कविताएं लिखी, नरेंद्र शर्मा जी ने। उनके कविता संकलनों में प्रमुख हैं, मतलब ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन और लाल निशान और पलासन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी के कहानी संग्रह भी हैं, जैसे कि कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है। मतलब उन्होंने बहुत सारी कविता ऐसी लिखी जिसमें तत्कालीन मतलब आज के आधुनिक युग में कि लोग किस तरह से एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस ये इंसान जहाँ पर है वहीं पर है, तो और कैसे लोग लड़ रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं, मार पीट रहे हैं। तो ये जो आधुनिक युग में जो ये समस्याएं हैं, या लोग, एक गरीब इंसान किस तरह से झुलस रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, तो ये सारी चीज़ों का जो उन्होंने अनुभव किया है, उसका प्रतिबिंब, उसका सही रूप उन्होंने कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो ये तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है, मतलब बताई गई है। अब जैसे कि नीचे की 4 लाइनों में हम कविता का सारांश देखेंगे कि युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, विनाशक मतलब कि युद्ध वाला वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी है, मानवता जख्मी हुई है, इसकी कवि को असहाय पीड़ा है। असहाय पीड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दुख है। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। उनको लगता है कि दुख तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मेरे दुख को अपने खुद को दुख को उन्होंने नगण्य बताया, जिसका कोई अर्थ नहीं। और दुनिया में जो इतने सारे लोग हैं, उनकी पीड़ा के सामने उनको अपना दुख तुच्छ लगता है, कोई मतलब नहीं है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए थे। मनुष्य को धरती पर परमात्मा ने एक अच्छा स्वर्ग का निर्माण करने के लिए भेजा था, लेकिन पर अपना दैवत्य मतलब जो दायित्व उसके सर पे भगवान ने देकर भेजा था, उस दायित्व मतलब वो काम करने जो भी काम दिया था उसको अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बन गया। आत्मघाती मतलब एक दूसरे को परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, एक दूसरे को पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। मतलब एक दूसरे को मार कर, परास्त कर, वैभव, जगत का जो वैभव है, जो सुख शांति, उसको क्या कर रहा है, तहस नहस कर रहा है, मिटा रहा है। इसकी वेदना, इसकी पीड़ा युग और मैं कविता में असंख्य अभिव्यक्त हुई है। असंख्य अभिव्यक्त हुई है मतलब क्या, जिसकी कोई गिनती ही नहीं, इस तरह से अभिव्यक्त हुई है। अब हम कविता की ओर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कविता का भावार्थ क्या है और कवि क्या कहना चाहते हैं। उजड़ रही है अनगिनत बस्तियाँ ए मन, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ मन, मेरी ही बस्ती क्या है, धब्बों से मिट रहे हैं देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। अब इस लाइन में, इन 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ए मन, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मतलब आज विध्वंस है। विध्वंस मतलब कैसा वातावरण है, युद्ध का वातावरण। जब आप चारों तरफ युद्ध का वातावरण है और अनगिनत इतनी सारी बस्तियाँ जिसमें लोग रहते हैं,
चाहे वो पत्थरों के मकान हो, चाहे छत वाले हों, चाहे कैसे भी मकान हो जिसमें लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ सुख से, आज वो सब कुछ कैसा हो गया, तहस नहस हो गया, सब कुछ उजड़ गया। तो अगर मेरी भी बस्ती जहाँ पे मैं रहता हूँ अगर वो भी उजड़ गई तो क्या है। धब्बों से मिट रहे हैं देश। जैसे कि आप देखोगे कि भारत के नक्शे में आपको कलकत्ता दिखेगा, उत्तर प्रदेश दिखेगा, राजस्थान दिखेगा, मतलब जितने भी राज्य भारत में हैं वो सब कुछ भारत के नक्शे में दिखेंगे, कोई पूर्व की तरफ, कोई पश्चिम की तरफ। उसी तरह विश्व का नक्शा देखिए, विश्व का मैप देखिए, उसमें भी आपको पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, अलग अलग जगह पे अलग अलग दिशा में अलग अलग देश दिखाई देंगे। तो जो बड़े बड़े बॉम्ब फेंक रहे हैं, तो वो बॉम्ब फेंक रहे हैं जिससे पूरा देश तबाह हो रहा है। तो वो कवि कहते हैं कि धब्बों से मिट रहे हैं देश। धब्बों से मतलब क्या, कि जैसे कोई धब्बा कपड़ों में लग जाए, उसको मिटाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। उसके ऊपर आप देखोगे नींबू मलेंगे या कुछ भी करेंगे तो उससे वो दाग चला जाएगा। तो उसी तरह से लोग क्या करें, बम को, बड़े बड़े बम को फेंक रहे हैं और जिससे विश्व के नक्शे में वो देश धब्बों की तरह मिट रहे हैं। तो मेरी ही हस्ती, अगर उन सबके बीच में अगर मैं भी मिट जाऊं तो मेरी हस्ती क्या है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे लपट रही है, धरती लपटे उगल रही हैं। अब कवि क्या कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे, मतलब आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं। धरती जो है वो आग की ज्वालाएं निगल रही है, मतलब क्या कर रही है, निकल रही है। जब सब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कही। अब वो क्या कहते हैं कि जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, सभी लोग, पूरी धरती मौत के मुंह में जा रही है, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, अगर मैं भी मर जाऊं तो क्या है। दुनिया भर की दुख कथा, मेरी ही क्या करूं कथा। अब वो कहते हैं कि जब सारा संसार दुखी है, पीड़ित है, हार गया है, तो उसमें मेरा दुख दर्द की कोई गिनती नहीं है। ऐसा कवि कहते हैं। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। फिर वो कहते हैं कि लेखक कवि कहते हैं कि पता नहीं इस घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, कब लोग इस दुख से दूर होंगे, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। फिर वो कहते हैं कि दुनिया के सभी लोगों की जो बराबरी का सपना है, कोई भेदभाव ना हो, पूरा देश एक वसुदेव कुटुंबम, मतलब पूरा विश्व क्या है, एक परिवार की तरह रहे, जहाँ पे सब एक दूसरे का सम्मान करे, कोई किसी को हानि ना पहुँचाए। पता नहीं कब वो सपना सच होगा। जब सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा है। फिर वो कहते हैं कि जब सारी दुनिया दुख दर्द से करहा रही है, पीड़ित है, तो मैं अपनी व्यथा, जो मेरी दुख तकलीफ है, तो उसको मैं बड़ा कैसे कहूँ, कैसे मैं उसके बारे में किसी को बताऊं। खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। अब वो क्या कहते हैं कि हिंसा की आग में जो भी 7 समुद्र हैं, हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है, खोल रहा है। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही है वह दुनिया। फिर वो कहते हैं कि हिंसा की आग में 7 समुद्र का पानी जो उबल रहा है, सारा संसार जो है वो हिंसा से ग्रस्त है। जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, दुनिया उसमें डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता तो गम क्या। फिर वो क्या कहते हैं कि इस भवसागर में, इस 7 समुंदर में जब सारी दुनिया डूब रही है, तो अगर मेरा दुख और मैं भी डूब जाऊं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाथ बने किस लिए, करेंगे भूप पर मनुष्य निर्माण। यहाँ पे कवि प्रश्न करते हैं लोगों से कि हाथ बने किस लिए, मनुष्य को ईश्वर ने हाथ क्यों दिए थे, इस तरह से वो प्रश्न करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसलिए दिए थे कि करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण। भू मतलब पृथ्वी, धरती पर मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वो स्वर्ग का निर्माण करे। जो स्वर्ग की सुख समृद्धि आकाश में है, वही सारी सुख समृद्धि वो मनुष्य धरती पर पैदा करे, इसके लिए हाथ दिए थे। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। फिर वो कहते हैं कि बुद्धि इसलिए दी थी कि जो चीज़ अज्ञानी है या जिसमें कोई जड़ नहीं है, मतलब आत्मा नहीं है, तो उसको वो एक स्वरूप दे, कुछ अच्छा दे और उसको अज्ञान से दूर करे, इसके लिए उसको हाथ दिए थे। आज हुआ सबका उल्टा, मेरा उल्टा पासा क्या। वो कहते हैं, कभी कहते हैं, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। जब सबकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई, इतनी खराब हो गई है,
तो अगर मेरी भी खराब हो जाए तो मेरी बिसात क्या है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी थी। वो क्या कहते हैं कि मानव को क्या बनना था, ईश्वर बनने का प्रयत्न करना था, और पूरी जो सृष्टि है उसको क्या करना था, अपने वश में लानी थी। काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानी, मतलब जो उसको दायित्व दिया गया था काम करने का कि भाई धरती को स्वर्ग बनाना है, तो उसने वो काम क्या कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया। और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया, मतलब एक दूसरे को मारने मिटने में लग गया। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। फिर वो क्या कहते हैं, जब ऐसे ज्ञानी, जितने भी ऐसे पुरुष थे जिनको सही मार्ग, ज्ञान मार्ग पता है, जब सब कुछ वह नष्ट हो गया, उनके सारे निशाने चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है, और क्या करेंगे। एक दूसरे का अभिभाव का रचने गए एक नए भव को, एक दूसरे का अभिभाव का रचने गए एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या है। वो क्या कहते हैं कि एक दूसरे को अभिभाव कर, अभिभाव का अर्थ होता है आदर सम्मान, लेकिन यहाँ पे कविता में कवि ने क्या कहा है कि एक दूसरे को अभिभाव कर, मतलब एक दूसरे को नष्ट कर, परास्त कर, रचने गए एक नए भव को, और एक नए संसार की होड़ लगी, मतलब आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं कि मैं इसको परास्त कर, इसको नष्ट करके मैं आगे बढ़ जाऊं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। संघर्ष निरत मानव अब फूक जगत वैभव को, आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है, मतलब कोई किसी को आगे बढ़ते हुए या कुछ भी तरक्की करते हुए नहीं दे सकता। वो सब कुछ क्या करना चाहता है, तहस नहस कर देना चाहता है। तहस नहस हो रहा है विश्व, तो अब अपना आपा क्या। और मनुष्य इसी संघर्ष में लगा हुआ है कि कैसे मैं इन सब चीज़ों को नष्ट करूं। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है, जो मेरा है, पूरा विश्व जब नष्ट हो रहा है, तो उसमें मेरे बचने का भी प्रयास नहीं होता। जब सब मर रहे हैं, सबके घर छिन रहे हैं, बस्तियाँ उजड़ रही है, सबका संसार मिट रहा है, तो अगर उसमें मेरा संसार मिट जाए, मेरी बस्ती उजड़ जाए, तो उसमें मेरा बचना का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे। धब्बा मतलब दाग या कलंक, हस्ती मतलब अस्तित्व, लपटे मतलब ज्वालाएं, समता मतलब समानता, व्यथा मतलब दुख और पीड़ा, रुख मतलब वर्तन, व्यवहार मतलब निखिल, रुख मतलब वर्तन या व्यवहार, निखिल मतलब होता है भारी संपूर्ण, अभिभव मतलब आदर सम्मान, भव मतलब संसार दुनिया, वैभव मतलब संपत्ति, आपा मतलब अभिमान। अब मुहावरे भी देखेंगे। गर्क होना मतलब डूब जाना। आप लोग बच्चों ध्यान रखना कि ये वाला मुहावरा हर साल परीक्षा में आता है। गर्क होना मतलब डूब जाना, और इसका वाक्य प्रयोग भी। तहस नहस होना मतलब नष्ट होना, पासा उल्टा पड़ना, परिस्थितियाँ विपरीत होना। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्यों में उत्तर दीजिए। इसमें जो प्रश्न नंबर 4 का है ना, वो शायद परीक्षा में आता है। काव्य शीर्षक के समानार्थी शब्द दीजिए। काव्य का शीर्षक क्या है, युग और मैं। युग मतलब होता है जमाना, और मैं मतलब जिसने कविता लिखी है, तो मतलब मैं मतलब कविता, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को कविता के लेखक का नाम याद हो या ना हो, तो आप उस समय आप कविता लिख सकते हो, तो आपका ये सही रहेगा उत्तर। अब जैसे कि प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए, तो नरेंद्र शर्मा जी। गगन और धरती से क्या हो रहा है, तो गगन से आके गोले बरस हैं, और धरती क्या कर रही है, ज्वालाएं उगल रही है। सात समुंदर में क्या हो रहा है, तो सात समुंदर में हिंसा की आग से पानी खौल रहा है। तो इसी के साथ हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया अभी भावार्थ में, तो आप आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपकी पूर्ण रूप से मदद करूँगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि अनगिनत मतलब असंख्य, गगन मतलब आकाश, दुनिया मतलब संसार, निखिल मतलब क्या होता है, संपूर्ण, तहस नहस मतलब बर्बाद कर देना। अब जैसे कि तहस नहस क्या है, मुहावरा भी है और समानार्थी शब्द भी है, और आपा मतलब क्या होता है, अभिमान, ठीक है। तो अब इन सब का वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।